कक्षा 8 अपने पढ़ रहे हैं संस्कृत। और हम संस्कृत में चालू किए थे संधि प्रकरण, जिसमें मैं आप लोगों को संधि के नाम, संधि की सामान्य परिभाषा और दीर्घ संधि की परिभाषा बताया था। आज हम दीर्घ संधि के उदाहरण हल करके देखेंगे कि कैसे करते हैं। दीर्घ संधि का मतलब बताया था। दीर्घ संधि में दो समान स्वर आपस में जोड़े जाते हैं। समान स्वर कौन कौन से होते हैं देखिए। एक तो होता है पहले पद के अंत में अ आ जाए प्लस करके दूसरे पद की शुरुआत में अ आ जाए। ये दोनों समान स्वर है, ठीक है। ये दोनों जुड़ेंगे तो अपने ही दीर्घ स्वरूप आ में बदल जाते हैं। एक होता है पहले पद के अंत में अ आ जाए प्लस करके दूसरे पद की शुरुआत में आ जाए। ये दोनों भी समान स्वर ही है, दोनों आपस में जुड़ेंगे तो हमारे पास परिणाम में आ आएगा। एक होता है कि पहले पद के अंत में आ जाए प्लस करके दूसरे पद की शुरुआत में अ का उच्चारण है। ये दोनों भी आपस में जुड़ते हैं तो परिणाम स्वरूप हमारे सामने आ ही आता है, ठीक है। एक स्तर होता है कि पहले पद के अंत में भी आ जाए और दूसरे पद की शुरुआत में भी आए। ये दोनों भी समान स्वर है और ये दोनों भी आपस में जुड़ते हैं तो परिणाम क्या होता है, आ ही होता है। यानी पहला भाग है कि दो समान स्वर जुड़ते हैं तो आ उच्चारण ही आता है। इसका दूसरा भाग, पहले पद के अंत में मान लो छोटी आ जाए प्लस करके दूसरे पद के शुरू में भी छोटी आ जाए। ये दोनों समान स्वर हैं, आपस में जुड़ेंगे तो इनका दीर्घ क्या होता है, बड़ी। दूसरा होता है पहले पद के अंत में छोटी आ जाए प्लस करके दूसरे पद की शुरुआत में बड़ी ई आ जाए। ये दोनों भी समान स्वर है, दोनों को ई ही बोला जाता है, एक को बड़ी और एक को छोटी। इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो इनका दीर्घ स्वरूप ही हमारे सामने परिणाम में आएगा, बड़ी। ऐसे भी हो सकता है कि पहले पद के अंत में बड़ी ई आ जाए प्लस करके दूसरे पद की शुरुआत में छोटी है और इनको आपस में जोड़ेंगे तो परिणाम स्वरूप क्या आएगा, बड़ी। ये ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि पहले पद के अंत में भी बड़ी ई और दूसरे पद की शुरुआत में भी बड़ी आ जाए और दोनों को जोड़ने से भी परिणाम वही आता है, बड़ी। ये इसका दूसरा भाग है दीर्घ स्वरूप बदलने का, ठीक है। एक तीसरा भाग और आता है, पहले पद के अंत में छोटा हुआ जाए प्लस करके दूसरे पद की शुरुआत में छोटा हुआ जाए। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो इनका परिणाम दीर्घ स्वरूप होता है, बड़ा हो, ठीक है। ये भी होता है कि पहले पद के अंत में छोटा हुआ है और दूसरे पद की शुरुआत में बड़ा हुआ जाए। इनको भी जोड़ेंगे तो इनका परिणाम जुड़ करके दीर्घ बड़ा हो में बदलेंगे। एक होता है पहले पद के अंत में बड़ा हुआ जाए प्लस करके दूसरे पद की शुरुआत में छोटा हुआ जाए। इनको भी जोड़ेंगे तो ये बड़ा ऊ में बदलेगा। या ये भी हो सकता है कि पहले पद के अंत में भी बड़ा हुआ जाए और दूसरे पद की शुरुआत में भी बड़ा हुआ है और इनको जोड़ेंगे तो अपने दीर्घ स्वरूप बड़ा ऊ में बदलेंगे। इस प्रकार से दीर्घ संधि में मात्राओं को जोड़ करके उनका दीर्घ स्वरूप बनाया जाता है। अब इनके उदाहरण हम करके देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण दिया हुआ है दैत्य, दैत्य प्लस आरी। पहला उदाहरण यहाँ पे पूरा दैत्य लिखना है, दैत्य प्लस आरी। अब ध्यान से देखिए, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। पहला है दैत्य प्लस आरी। अब पहले पद के अंत में देखो तो य आ रहा है। अपना नियम क्या कहता है, पहले पद के अंत में अ आए और दूसरे पद की शुरुआत में अ आए। यानी पहले पद के अंत में अ आए प्लस करके दूसरे पद की शुरुआत में अ आए। तो दूसरे पद की शुरुआत में तो हमें अ दिख रहा है, लेकिन पहले पद के अंत में आपको क्या दिख रहा है, य दिख रहा है। अ दिख रहा है कहीं? और नियम क्या है कि पहले पद के अंत में अ आए और दूसरे पद की शुरुआत में अ आए, तब ये दोनों आपस में जुड़ करके अपने दीर्घ स्वरूप आ में बदलते हैं।
लेकिन पहले पद के अंत में हमें अ नहीं दिख रहा है, लेकिन दूसरे पद की शुरुआत में अ दिख रहा है, तो कैसे होगा? तो एक बात ध्यान से देखें, कोई भी व्यंजन वर्ण कोई भी व्यंजन वर्ण बिना स्वर के पूरा नहीं होता है। कोई भी व्यंजन वर्ण बिना स्वर के पूरा नहीं होता, और यदि वो पूरा लिखा गया है इसका मतलब उसके अंदर स्वर मौजूद है। अब अधूरा और पूरा की पहचान कैसे होती है? अब मान लो यहाँ पे य लिखा हुआ है, य के नीचे हलंत का ये निशान लगा हुआ होगा ऐसा नीचे, तो इसका मतलब ये अधूरा है। इसके नीचे ये निशान नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? पूरा है। और मैं अभी बोला कि कोई भी व्यंजन वर्ण बिना स्वर के पूरा नहीं होता है। यदि ये पूरा लगा हुआ है, नीचे हलंत का निशान नहीं लगा है, हमें दर्शाया जा रहा है कि ये पूरा है, तो इसके अंदर स्वर मौजूद है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है कुछ भी यहाँ पे, और मैं कह रहा हूँ कि इसमें स्वर है। तो जहाँ पे हलंत का निशान नहीं लगा हो किसी व्यंजन वर्ण के नीचे और वो स्वर पूरा दर्शाया जाए, तो वहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से एक ही स्वर मौजूद होता है, अ। अप्रत्यक्ष यानी हमें दिखता नहीं है, एक ही स्वर होता है। कौन सा स्वर होता है? वो अ, जो हमें दिखता नहीं है। यानी इस य में अ था, उसको हमने निकाल लिया जो पहले पद के अंत में है, और दूसरे पद की शुरुआत में अ है, दोनों को जोड़ दिए तो आ हो गया। अब आके देखिए, अब य के अंदर से हम अ हटा दिए, यानी स्वर हटा दिए, तो स्वर हटाते ही क्या हो गया? आधा हो गया। तो हम यहाँ पे निशान लगा दिए आधा का। अब ये आधा हो गया, क्यों? क्योंकि इसके अंदर से हम अ हटा दिए। अब इस पहले पद के अंत के अ और दूसरे पद की शुरुआत के अ को जोड़ करके हम क्या बनाए हैं? आ, और शेष क्या रह गया? री और विसर्ग। अब इनको आपस में जोड़ेंगे, क्योंकि प्लस का निशान है और प्लस का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो अब य में जो आधा है इसमें आ का स्वर जुड़ जाएगा, और स्वर जुड़ते ही क्या हो जाएगा? ये पूरा हो जाएगा, तो हलंत का निशान हट गया। पीछे बचा हुआ है री और विसर्ग, जो यहाँ पे लिख देंगे, तो क्या बन गया? दैत्यारी। ये आपका उदाहरण तैयार हुआ, दैत्य प्लस अरि मिलकर के क्या हो गया? दैत्यारी। अगला है सस प्लस अंकः। सस प्लस अंकः, पहला पद दूसरा पद। अब देखिए यहाँ पहले पद के अंत में स आ रहा है, स के नीचे हलंत का निशान नहीं है। अभी इससे पहले वाले उदाहरण में आपको एकदम विधिवत बताया कि जब किसी व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत का निशान नहीं लगा हुआ हो और कोई स्वर दिखाई नहीं दे रहा हो, यानी ये व्यंजन वर्ण पूरा है, इसके अंदर कोई स्वर भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से कौन सा स्वर मौजूद होता है? आ। तो पहले पद के अंत से हम अ ले लिए, दूसरे पद की शुरुआत में भी देखिए यहाँ पे अ दिया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे सामने इनका दीर्घ स्वरूप क्या आ जाएगा? आ जाएगा। अब पहले पद के अंत में अ, यानी 100 के अंदर से अ हटा लिए तो 100 हो गया आधा, तो हम हलंत का निशान लगा दिए। अ और अ को जोड़ करके हम आ बनाए हैं, प्लस ये जो लास्ट में बचा हुआ है वो लिख दिए यहाँ पे। अब इनको जोड़ देंगे, इस आ को इसमें जोड़ देंगे, तो अब 100 में आ का स्वर जुड़ जाएगा, तो हलंत हट गया क्योंकि इसमें आ गया, और जो पीछे यहाँ पे बचा हुआ है वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो क्या बन गया? शशांक। यहाँ पे बिंदु है, ठीक है, तो क्या बन गया? शशांक। उदाहरण नंबर 3 यहीं कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 3 दिया हुआ आपके, गौर प्लस अंकः। गौर प्लस अंकः। अब देखिए पहला पद दूसरा पद। अब पहले पद के अंत में यहाँ आ रहा है र, र के नीचे हलंत का निशान नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा स्वर मौजूद है? अ। दूसरे पद की शुरुआत में हमें सामने ही दिख रहा है अ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका दीर्घ स्वरूप क्या बनेगा? आ बन गया, हमारे सामने आ गया आ। अब पहले पद के अंत से यानी र के अंदर से अ हटा दिए तो र हो गया आधा, तो हम हलंत का निशान लगा दिए। पहले पद के अंत के अ और दूसरे पद की शुरुआत के अ को जोड़ करके हम क्या बनाए हैं? आ। शेष जो बचा हुआ है वो यहाँ लिख दिए। अब उसके बाद जोड़ने की प्रक्रिया, इसको इसमें जोड़ दूँ तो अब र में आ का मात्रा जुड़ जाएगा, तो ये र पूरा हो जाएगा, और ये शेष जो लास्ट में बचा हुआ है वो यहाँ लिख दो, तो बन गया गौरांक। 3 उदाहरण आपको करके बताया। उदाहरण नंबर 4,
चौथा उदाहरण देखिए दिया है विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय। अब ये पहला पद, ये दूसरा पद। अब ये देखिए पहले पद के अंत में क्या आ रहा है, आ रहा है, प्लस करके दूसरे पद की शुरुआत में क्या आ रहा है, आ रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी इनका दीर्घ स्वरूप क्या बनेगा, आ ही बनेगा। अब पहले पद के अंत से आ हटा दिए तो ये क्या हो गया, आधा हो गया, क्योंकि इसके अंदर से आ हम निकाल लिए। दूसरे पद की शुरुआत से भी आ ले लिए, इन दोनों को जोड़ करके हम क्या बनाए हैं, आ ही बनाए हैं। प्लस शेष क्या बचा हुआ है, लय, तो यहाँ पे हम लय लिख देंगे। अब इनको आपस में जोड़ दूं तो यहाँ विद्या और ये लय है तो लय, तो क्या बन गया, विद्या लय। अब है उदाहरण नंबर 5, रत्न प्लस आकार। रत्न प्लस आकार, पहला पद दूसरा पद। अब पहले पद के अंत में न आ रहा है, न के नीचे हलंत का निशान नहीं है, यानी ये पूरा है, तो न में अप्रत्यक्ष रूप से अस्वर है। दूसरे पद की शुरुआत में आ रहा है जो हमें दिख रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो इनका दीर्घ स्वरूप क्या बनेगा, आ ही बनेगा। अब पहले पद के अंत से अ हटा दिए तो न आधा, अ और आ को जोड़ करके हम इनका दीर्घ स्वरूप आ बनाए हैं, प्लस कार। अब इनको आपस में जोड़ दो तो अब न के अंदर आ जुड़ गया और ये कार, तो क्या बन गया, रत्नाकार। अपना उदाहरण तैयार हुआ, रत्नाकार। उदाहरण नंबर 6, यथा प्लस अर्था। यथा प्लस अर्था, पहला पद दूसरा पद। अब यहाँ देखिए पहले पद के अंत में क्या आ रहा है, आ गया, दूसरे पद की शुरुआत में आ गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, इनका दीर्घ स्वरूप आ जाएगा। अब पहले पद के अंत से यानी थ के अंदर से आ हटा लिए तो थ हो गया आधा, आ और अ को जोड़ करके इनका दीर्घ स्वरूप आ किए हैं, प्लस थ ऊपर र और विसर्ग। अब इनको आपस में जोड़ दूँ तो अब थ में आ का स्वर जुड़ जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा, आगे थ है, ऊपर र है और विसर्ग, क्या बन गया, यथार्थ। उदाहरण नंबर 7, सातवां उदाहरण दिया हुआ विद्या प्लस अभ्यास। विद्या प्लस अभ्यास, ये उदाहरण दिया। ये पहला पद, ये दूसरा पद। पहले पद के अंत में देखें तो आ रहा है, प्लस दूसरे पद की शुरुआत में आ रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका दीर्घ स्वरूप क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ठीक है। अब पहले पद के अंत से हम आ हटा दिए तो ये आधा हो गया, तो हलंत का निशान लगा दिए, आ और अ को जोड़ करके इनका दीर्घ स्वरूप आ किए हैं। शेष यहाँ पे बचा हुआ है अभ्यास, ये शेष बचा हुआ। अब इनको आपस में जोड़ देंगे तो इसमें आ जुड़ जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा, और इसके पीछे अभ्यास शब्द यहाँ उतार देंगे तो ये बन गया विद्या व्यास। अगला उदाहरण है विद्या प्लस अर्थी। उदाहरण नंबर 8, विद्या प्लस अर्थी, पहला पद दूसरा पद। पहले पद के अंत में ध्यान से देखें तो यहाँ आ रहा है, प्लस करके दूसरे पद की शुरुआत में आ रहा है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, इनका दीर्घ स्वरूप आ बनेगा। ठीक है। अब पहले पद के अंत से हम आ हटा दिए तो ये आधा हो गया, आ और अ को जोड़ करके आ किए हैं, प्लस थी और ऊपर र लगा हुआ। अब इनको आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ आ जुड़ जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, ये थी और ऊपर र, तो क्या बन गया, विद्यार्थी। इस प्रकार से मैं आप लोगों को दीर्घ संधि के आज 8 उदाहरण अ और आ से संबंधित करके बताएं। इनको समझ के अपने कॉपी में उतारें।